स्वागत है आप सभी का NFA नेट क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर PYQs देखने वाले हैं, जो किस सेशन का होने वाला है, दिसंबर 2018 का, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन रखते हैं। तो जैसे कि ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो किससे रिलेटेड है, मिनीमैक्स गेम ट्री से है, मतलब कि मिनीमैक्स एल्गोरिथम से है। इसी का ही हमने एडवांस वर्जन देखा था, अल्फा बीटा प्रूनिंग। जो एडवांस वर्जन उसको किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग मिनीमैक्स एल्गोरिथम का यूज़ करके इस गेम ट्री को सॉल्व करते हैं, मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना रहता है, रूट नोड को फाइंड करना रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मिनीमैक्स में हम सारे नोड को विजिट करते हैं और एट लास्ट फिर हम रूट नोड को निकालते हैं। तो उससे टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हमारे पास लेवल कम है, ट्री के लेवल कम है, तब तो फिर वो ठीक है, अच्छा है वो वाला एल्गोरिथम, मतलब मिनीमैक्स एल्गोरिथम अच्छा है। लेकिन अगर जब लेवल इसके ज़्यादा रहेंगे ट्रीज़ के, ठीक है, नोड्स ज़्यादा रहेंगे, तब हम लोग को अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि हम सारे नोड को वहाँ विजिट नहीं करते जो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन तक नहीं पहुँचा रहे हैं। उन सब ट्री को या फिर उन नोड्स को हम विजिट नहीं करेंगे, ट्रैवर्स नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, इसलिए ये इसका एडवांस वर्जन कहलाता है। अब हम लोग मिनीमैक्स से क्योंकि सॉल्व करने बोला है तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करने बोला है, मैक्स फाइंड करने बोला है। तो यहाँ से जब हम मैक्स फाइंड करेंगे तो इसका तो 4 आने वाला है, इसका क्या आ जाएगा 6, देन फिर यहाँ 9, उसके बाद फिर 5, 7, 1, 7 और 6, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, मीन निकालने के लिए बोला है। तो मीन यहाँ पास आ जाएगा 4, 5 और उसके बाद फिर 1, एंड एट लास्ट जो रूट नोड में हमें फाइंड करना है वो मैक्स की बात की है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 5, मतलब कि आंसर क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर एक ईयर में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बात कर रहा है कि कोई एक एजेंट है, वो अपने परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। अब एजेंट मतलब कि क्या बोला जा रहा है, जो AI डिवाइसेस है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स है, उनमें जो एजेंट्स होते हैं वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बोल रहा है अपने परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो किससे कर सकते हैं, लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। लर्निंग मतलब कि वो जो एजेंट है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के जब हम सैंपल देंगे और उनसे जो वो ऑब्जर्व करके अपना एक्शन लेगा, डिसीजन लेगा, उससे वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को लर्न कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, उन सभी जो भी ऑब्जर्वेशन वो करते हैं, ठीक है, परसेप्ट करेंगे अपने सेंस के थ्रू, अपने सेंसर के थ्रू, उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और उसको स्टोर करने के बाद फिर जब उसी टाइप का अगर कोई सिचुएशन मिलता है तो उसी चीज़ को वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब वो अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते जाते हैं और उसके बाद फिर से उस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसके कारण फिर वो क्या कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाय किसके थ्रू, लर्न करके। किसी भी चीज़ को जब हम लोग लर्न करते हैं, सीखते हैं, तब फिर हमारा क्या होता है, एक बेटर चीज़ निकल के आता है, मतलब कि इम्प्रूव होता है हमारे परफॉर्मेंस में। तो वही बात जो होती है वो एजेंट वाले इसमें भी होती है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, लर्निंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हम लोग को जो पूछ रहा है वो सेमी डायनेमिक से रिलेटेड पूछ रहा है कि सेमी डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है। क्लियर है। तो सेमी डायनेमिक एनवायरनमेंट जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, द एनवायरनमेंट इज़ अनचेंज्ड। जो एनवायरनमेंट है वो अनचेंज्ड है वाइल एन एजेंट इज़ डेलिब्रेटिंग मतलब किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचना समझना, ठीक है, पूरा केयरफुली उस चीज़ पे सोच समझ करके फिर हम आगे बढ़े, उसकी बात कर रहा है। तो द एनवायरनमेंट किसकी बात कर रहा है, द एनवायरनमेंट इज सेमी डायनेमिक। वो कब सेमी डायनेमिक कहलाएगा, इफ़ द एनवायरनमेंट इटसेल्फ डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब वो एनवायरनमेंट खुद से इटसेल्फ does not change the passage of time but the agent's performance score does, लेकिन जो उसका एजेंट परफॉर्मेंस है वो स्कोर करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेमी डायनेमिक कहते हैं। इफ़ एनवायरनमेंट कैन चेंज इटसेल्फ वाइल एन एजेंट इज डेलिब्रेटिंग देन सच एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डायनेमिक एनवायरनमेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक एनवायरनमेंट, जो खुद से इटसेल्फ वो क्या होता है, चेंज होता है, और एल्स वरना क्या होगा, उसका वाइस वर्सा यानी कि स्टैटिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि टैक्सी ड्राइविंग इज़ क्लियरली डायनेमिक, मतलब कि वो क्या होता है, डायनेमिक होता है, ऑटोमेटिक वाला होता है। The other cars and taxi itself keep moving
while the driving algorithm differs about what to do। मतलब जब जो एल्गोरिथम होते हैं, जो उसमें हमने एल्गोरिथम अप्लाई किए हैं, वो क्या करता है, सोचता समझता है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। पर जबकि जो टैक्सी ड्राइविंग होते हैं वो कैसे होते हैं, डायनेमिक होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो यहाँ पर हमें सेमी डायनेमिक से रिलेटेड पूछा था, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है कि द एनवायरनमेंट इटसेल्फ does not change with the passage of time but the agent's performance score does। क्लियर है? तो आंसर क्या होने वाला है, सेकेंड ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें मैच द फॉलोइंग से दिया है, जहाँ पर एक साइड आपको कुछ एल्गोरिथम्स दे दिए हैं, ठीक है, कुछ सर्चिंग टेक्निक दिए हैं, बेसिकली सर्चिंग टेक्निक, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन दिया है, उसे हमें मैच करना है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात की है, ठीक है। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च जो होता है वो कैसे काम करता है, उसमें हम लोग एक यूज़ करते हैं प्रायोरिटी की का, ठीक है। प्रायोरिटी की का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, प्रायोरिटी क्यू का, जो क्या करता है, जब भी हम लोग किसी नोड पे पहुँचते हैं, ठीक है, किसी नोड को हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने नोड्स रहेंगे, उनके जो एडजेसेंट नोड्स होंगे या डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स होंगे, वो क्या होते हैं, उस क्यू में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम रूट नोड को, मान लीजिए मैंने एक ट्री बनाया है इस तरीके से नॉर्मल, ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमारा गोल नोड है वो F है। F जो है वो क्या है, हमारा गोल नोड, और A से हमें स्टार्ट करना है। तो BFS कैसे वर्क करेगा, बेस्ट फर्स्ट सर्च, जहाँ पर हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, A नोड से स्टार्ट करें, तो प्रायोरिटी की में सबसे पहले क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद फिर उससे रिलेटेड नोड क्या है, B और C है। तो जब हम A को ट्रैवर्स करेंगे तो हमें क्या पता चला कि उससे रिलेटेड नोड्स हैं, जो कौन कौन से हैं, B और C। तो A हम रिमूव करेंगे इस प्रायोरिटी क्यू से, अब क्या आ जाएगा, B एंड C आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से, ठीक है, B और C आया। अब क्या होगा, नेक्स्ट कौन सा नोड आने वाला है, स्टार्टिंग में B। हमको पता है क्यू में फ्रंट से बाहर होते हैं, आउट होते हैं, और रेयर से एंटर करवाते हैं, है ना। तो B पहले क्या होगा, रिमूव होगा। अब B से हमें देखना है कि उससे रिलेटेड कोई नोड्स है कि नहीं, होंगे तो हम उसके प्रायोरिटी क्यू में उसको एंटर करा देंगे। जैसे कि यहाँ D और E है, तो फिर अब क्या हो जाएगा, इस प्रायोरिटी क्यू में C के बाद D और E, इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट फिर अब किसे हम ट्रैवर्स करने वाले हैं, C को। तो C को जब हम रिमूव करेंगे तो फिर प्रायोरिटी क्यू में क्या आने वाला है, प्रायोरिटी क्यू में D है, पहले से E है। C से रिलेटेड कोई है क्या नोड, है, F है, ठीक है। तो ये F यहाँ तक आ गया। अब कौन है, सबसे पहले D। तो D को हमने हटाया, और फिर हम क्या देखेंगे, क्या D से रिलेटेड कोई नोड्स है। तो जैसा कि हमको दिख रहा है नहीं है, तो एंटर कुछ नहीं होने वाला। मतलब प्रायोरिटी क्यू में क्या बच गया, E और F बच गया। उसके बाद फिर E को हम रिमूव करेंगे, फ्रंट में ये है तो, और E से रिलेटेड कोई नोड्स है नहीं है, तो मतलब लास्ट क्या बचा है, F। क्योंकि कोई नोड नहीं है इसलिए हम एंट्री नहीं कर रहे हैं। फिर लास्ट क्या बचा है, F। अब ये जो F है वो क्या है, गोल नोड है, मतलब हम लोग अपने गोल नोड में क्या हो गए हैं, रीच हो गया, हम अपना सोल्यूशन ढूंढ लिए हैं। तो जैसे जैसे जब हम रिमूव करते हैं तो यहाँ हम चेक करते हैं कि क्या ये नोड गोल के इक्वल है कि नहीं, ठीक है, ये नोड गोल के इक्वल है कि नहीं। तो हमें पता था कि नोड जो F है वो हमारा गोल है, इसलिए A B C D ये सब नहीं थे और हमने ट्रैवर्स किया। तो जब तक हमें गोल नोड नहीं मिल जाता, इसी तरीके से हमें उसको ट्रैवर्स करना है। ये क्या कहलाता है, बेस्ट फर्स्ट सर्च, जहाँ पर हम मेन किसका यूज़ करते हैं, प्रायोरिटी क्यू का। अगर यहीं पर आपको कॉस्ट दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो हम यहाँ जो एंटर कर रहे थे लास्ट में, वो किसके अकॉर्डिंग होता, उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता। क्लियर है? जिसकी कॉस्ट छोटी होती उसका वो जो क्या होता, वो प्रायोरिटी क्यू में फर्स्ट में आता, और उसी को हम फिर क्या देते, प्रायोरिटी देते, उसी को पहले रिमूव करते। क्लियर है? तो ये मैं बिना कॉस्ट वाला बताई थी, आप इसी तरीके से कॉस्ट वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेस्ट फर्स्ट सर्च।
ग्रीडी बोल रहा है, तो ग्रीडी मतलब कि क्या बोला जा रहा है, एट पर्टिकुलर टाइम एट उस करंट नोड से वो क्या करेगा, चेक करेगा कि उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रही है कि नहीं, मतलब स्मॉल वैल्यू मिल रही है कि नहीं, और फिर वो उसको चूज़ करेगा। उसको गोल नोड से मतलब नहीं है, वो करंट की बात करता है, ठीक है, करंट में ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं उसकी बात करता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा किसमें, ग्रीडी अप्रोच में। और ग्रीडी अप्रोच वाले जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं वो कभी भी ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सेलेक्ट अ नोड फॉर एक्सपांशन इफ ऑप्टिमल पाथ टू दैट नोड हैज़ बीन फाउंड। जब तक हमें ऑप्टिमल पाथ नहीं मिल जाता तब तक हम एक्सपांड करते रहेंगे। तो ए का तो फर्स्ट आने वाला है, जैसे कि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 और 3, बाकी तो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट ए स्टार सर्च। तो ए स्टार एल्गोरिथम हमने पहले भी पढ़ा है, हम सभी को पता है। ए स्टार क्या करता है, जितने भी नोड्स रहेंगे ग्राफ में वो उसमें से सबको ट्रैवर्स करता है, और जो फिर ऑप्टिमल होगा, जो हमें गोल नोड तक एक ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है विथ मिनिमम कॉस्ट के साथ, उसको हम लोग चूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले सारे नोड को हम विजिट करते हैं, मतलब कि वहाँ ऑब्वियस ही बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम नोड्स में हर नोड्स में जाके विजिट करना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ ह्यूरिस्टिक। ए स्टार में सबसे मेन पॉइंट क्या है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं और उसी के थ्रू हम नेक्स्ट नोड में पहुंचते हैं। तो ए स्टार का क्या आने वाला है, 4, बी का 4। तो जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, सेकेंड आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च। यहाँ हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च देखा, यहाँ रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च। रिकर्सिव मतलब बार बार उस चीज़ को रिपीट करना, ठीक है, उसी प्रोसेस को रिपीट करना, वो क्या कहलाता है, रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो क्या आने वाला है आंसर, सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव नोड जनरेशन। वो बार बार उस नोड को क्या करता है, जनरेट करता है, मतलब एक्सपांड करता है, तो उससे वो क्या करता है, सफ़र करता है, एक्सेसिव नोड को जनरेट करता है। एंड एट लास्ट इटरेटिव डीपनिंग। ए स्टार सर्च जो होता है वो क्या होगा, डी का सेकेंड, मतलब कि अवॉइड सब्सटेंशियल ओवरहेड एसोसिएटेड विथ कीपिंग द शॉर्टेड क्यू ऑफ नोड्स। और इसी को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, एक और नाम हम इसका बोल सकते हैं, क्लियर है। तो ये जो थे वो मैच द फॉलोइंग थे, जिसका आंसर क्या आने वाला है, सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पर आपको क्या पूछा है, एंड और ग्राफ से रिलेटेड पूछा है। एंड और ग्राफ, ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एंड और ग्राफ को AO स्टार एल्गोरिथम, ठीक है, AO स्टार के नाम से भी जानते हैं एंड और ग्राफ को। और उससे रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट, उससे बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो जैसे कि हम एंड और ग्राफ को समझने के लिए एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं कि वांट टू पास द एग्ज़ाम, मुझे क्या करना है, एग्ज़ाम को पास करना है। तो उसके आपके पास 2 सॉल्यूशन है कि या तो डू चीटिंग, ठीक है, और दूसरा क्या है, वर्क हार्ड एंड पास इट, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये है, आपके पास क्या है, अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो या आप चीटिंग करके पास हो सकते हैं या फिर वर्क हार्ड और फिर पास इट कर सकते हैं ना। तो ये जैसे कि हो रहा है यहाँ पर इस चीज़ के लिए ये दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक। तो ये क्या रिफ़र कर रहा है, ये एंड को रिफ़र कर रहा है। एंड के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, इस आर्क से पता चलेगा, क्लियर है। वो क्या शो करेगा कि आपका ये एंड नोड है, मतलब कि जब भी आप इसको यहाँ रूट नोड होगा, उसके बाद फिर जब भी आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे, जब इस पाथ को चूज़ करोगे तो ये दोनों ही क्या होने वाले हैं, ये दोनों आपका एक साथ इम्प्लीमेंट होगा। और ये अलग से, मतलब ये और की बात कर रहा है, ये एंड की बात कर रहा है। यहाँ पर हमेशा हम लोग के पास 2 सॉल्यूशन यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से हमें एक को चूज़ करना रहता है, जिसमें एंड में आपको 2 नोड्स एक साथ क्या होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, दोनों नोड को एक साथ इम्प्लीमेंट करना है। और हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ जो गोल नोड होगा
ठीक है, जो भी गोल नोड होगा, जब हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे एंड और को, तो जब गोल नोड होगा वो कहाँ होगा, लीफ नोड में होगा, चाइल्ड नोड में होगा, ठीक है, हमेशा। अब एंड और जो ग्राफ होता है और ए स्टार, ये दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि हमेशा जो ए स्टार एल्गोरिथम होगा वो हमेशा आपको क्या देता है, ऑप्टिमल सल्यूशन, ठीक है, क्या देगा, ऑप्टिमल सल्यूशन देता है। बट एंड और ग्राफ आपको ऑप्टिमल सल्यूशन हमेशा नहीं देता है, वो आपको बेस्ट सल्यूशन देगा लेकिन ऑप्टिमल सल्यूशन नहीं देता है। क्लियर है। और जो एंड और ग्राफ है वो क्या करता है कि जैसे आपको गोल नोड मिला, ठीक है, जिस भी लीफ नोड में आपको गोल नोड मिला, उसके बाद के जितने भी नोड्स अगर बचे हैं तो वो उसको ट्रैवर्स नहीं करेगा। क्लियर है। बट ए स्टार में क्या होता था कि वो सारे नोड्स को पहले क्या करता था, ट्रैवर्स करता था, उसके बाद फिर वो गोल नोड में चूज़ करता था कि वो कितने कौन से पाथ से मिनिमम कॉस्ट के थ्रू अपने गोल नोड में पहुंच रहा है, फिर वो चूज़ करता था, मतलब सभी नोड को ट्रैवर्स करने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, जैसे ही गोल नोड मिलेगा बाकी को वो ट्रैवर्स नहीं करेगा, वहीं वो स्टॉप कर देगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो हमें याद रखने हैं ए स्टार और AO स्टार एल्गोरिथम में। क्लियर है। तो अब स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन इज अ सब ट्री डेट हैज़ अ गोल नोड एट एवरी लीफ नोड। मैंने अभी बताया कि उसका जो सॉल्यूशन होगा या जो गोल नोड होगा वो कहाँ होगा, लीफ नोड में होगा। कहाँ मिलेगा हम लोग को, लीफ नोड में मिलेगा। तो S1 क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। फिर अब और नोड्स की बात किया तो जो और नोड्स है आर एनालॉगस टू ब्रांचिंग डिटरमिनिस्टिक एनवायरनमेंट। और नोड जो होगा वो किस में यूज़ किया जाएगा, किस में ब्रांच किया जाएगा, डिटरमिनिस्टिक एनवायरनमेंट में। और उसी तरीके से एंड नोड की जो बात कर रहा है वो नॉन डिटरमिनिस्टिक एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए और प्लस मैंने जो आपको बताया इधर उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कि जो डिफरेंसेस क्या है उससे हम लोग को क्लियर आउट होगा। तो आंसर क्या आने वाला है, S1 S2 S3 तीनों ही क्या होने वाले हैं, सही होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि हमें एक मैथमेटिकल लॉजिक के अकॉर्डिंग बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सा ट्रू है। ठीक है, कुछ 4 स्टेटमेंट दिया और मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से बताना है। अब मैथमेटिकल लॉजिक मतलब क्या कि कोई स्टेटमेंट हमें या तो ट्रू या फिर फॉल्स में आंसर दे, मतलब या तो वो सही होगा पूरी तरीके से या फिर गलत होगा। क्लियर है, तो वो क्या होगा, मैथमेटिकल लॉजिक। अब जैसे देखिए, देयर विल बी स्नो इन जनवरी, देयर विल बी स्नो इन जनवरी की बात कर रहा है। दूसरा, व्हाट इज़ द टाइम नाउ, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द टाइम नाउ में आप येस और नो का जवाब देंगे, क्या नहीं दे सकते। आपसे अगर पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है तो आप उसको टाइम बताओगे कि जितने भी बज रहे होंगे उसको बताओगे। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, पता नहीं चल रहा है, इसमें हम लोग ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं दे सकते। टुडे इज़ संडे, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि टुडे इज़ संडे, सो व्हाट यू आंसर गिव मी, इट्स नो। या तो नहीं बोलोगे, नो बोलोगे, या फिर येस बोलोगे, मतलब कि ट्रू या फिर फॉल्स की बात करोगे। तो ये तो आने वाला है। यू मस्ट स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब बोल रहा है कि आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। ठीक है, अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़ना है कि उससे रिलेटेड पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ना है। एक सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है इसमें, यू मस्ट स्टडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये क्लियरली नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे आप क्या करोगे, उससे दोबारा क्वेश्चन पूछोगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मुझे क्या पढ़ना चाहिए, इतने सारे हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ बस ये आंसर हमें ट्रू फॉल्स में नहीं दे रहे, इसके मतलब आंसर जो आने वाला वो क्या है, 3 और फर्स्ट। क्लियर है, 3 और फर्स्ट मतलब कि आपका ये वाला सेकेंड ऑप्शन। तो ये क्या था, मैथमेटिकल लॉजिक, जहाँ आपको ट्रू और फॉल्स में अगर आप आंसर देंगे तो वो स्टेटमेंट आपका मैथमेटिकल लॉजिक के अनुसार सही होने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि ह्यूरिस्टिक पे पूछा गया है। ह्यूरिस्टिक पे स्टेटमेंट दिया गया है और उसको हमें बताना है कि सही है कि गलत। अब जैसे कि पहला जो स्टेटमेंट है, अ ह्यूरिस्टिक इज एडमिसिबल इफ़ इट नेवर ओवर एस्टिमेट द कॉस्ट टू रीच गोल। ओवर एस्टिमेट नहीं होने चाहिए,
ठीक है, गोल तक पहुंचने के लिए ओवर एस्टिमेट नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हमेशा क्या होना चाहिए, अंडर एस्टिमेट होना चाहिए। मतलब गोल नोड तक पहुंचने के लिए हमारा जो एक्चुअल जो वो रहेगा, मतलब कि हम जो एस्टिमेटेड वैल्यू निकाले रहेंगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए, अंडर एस्टिमेट। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा वीडियोज़ देख सकते हैं, जो कि लिंक बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूरी थ्योरी को पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगा, सही। सेकंड क्या बोल रहा है, ह्यूरिस्टिक इज मोनोटोनस इफ इट फॉलोज ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। मोनोटोनस मतलब कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। ह्यूरिस्टिक जो होगा वो कंसिस्टेंसी कब बनाए रखेगा, जब वो फॉलो करेगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को। तो ये कैसा होता है, जैसे मान लीजिए एक हम ट्रायंगल लेते हैं, तो ये हमारा तो ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बोलता क्या है, तो कोई भी दो साइड क्या होना चाहिए, उनके लेंथ को जब हम प्लस करेंगे वो इक्वल या फिर लेस देन होना चाहिए उस थर्ड वाले लेंथ के साथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इस यहाँ पर जो वैल्यू इसको 2 3 ले लेती हूँ, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5, और इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। तो या तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों की लेंथ या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर इससे लेस होनी चाहिए। तो वो किसको फॉलो करवाता है, मतलब क्या चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो वो तब क्या होगा कि ह्यूरिस्टिक क्या होगा, मोनोटोनस यानी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा। तो S1 और S2 दोनों ही क्या होंगे, ट्रू होंगे, ठीक है। तो बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है क्लस्टरिंग इंडेक्स की, ठीक है, जिसमें से हम लोग को क्लस्टरिंग पता है। क्लस्टरिंग इंडेक्स इज डिफाइंड इन द फील्ड्स विच आर ऑफ टाइप। किस टाइप में रहेगा, अगर हम फील्ड्स की बात कर रहे हैं तो किस टाइप में रहेगा, क्या वो नॉन की रहेगा, नॉन ऑर्डरिंग। इसी तरीके से हमें बताना है। तो क्लस्टरिंग हमें पता है कि क्या होता है, उसमें हम जो सेम टाइप के, जो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, डेटा होंगे, उनका हम एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं, और उसी तरीके से नेक्स्ट क्लस्टर में उनके लिए जो डेटा एक समान रहेगा उनको हम एक साथ रखते हैं, तो वो क्लस्टरिंग होता है। यहाँ इंडेक्स की बात की है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक फील्ड है क्या, रोल नंबर का, ठीक है, स्टूडेंट का, और दूसरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं रोल नंबर दिया, सब्जेक्ट दिया। अब जैसे रोल नंबर आपको दिख रहा है कि 101 बहुत बार है, ठीक है, रिपीटेड है। ये 101 यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। क्लियर। उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है, अब 101 इंग्लिश में भी असाइंग है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है। वैसे 102 इंग्लिश भी पढ़ रहा है। तो यहाँ हम किसी को की नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि कोई और जो रोल नंबर का स्टूडेंट है वो भी तो सेम सब्जेक्ट को पढ़ रहा है ना, तो हम यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेंगे, पहले ऑर्डर कर लेंगे, जो एक जैसा है उसको ऑर्डरिंग कर लेंगे और एक क्लस्टर फॉर्म कर देंगे, ठीक है। हमने एक जैसे, हमने क्या बोला, क्लस्टरिंग में हम सेम ऑब्जेक्ट्स को डालते हैं। तो जो एक जैसे था, मतलब जैसे 101 वाले जितने भी थे उसको हम लोग का जो जितना सब्जेक्ट था उसको एक क्लस्टर क्रिएट कर दिया, उसमें डाल दिया। उसी तरीके से 102 का एक सिंगल था, 103 का ये 3 है, और फिर 104 का। इस तरीके से 4 क्लस्टर्स फॉर्म हुए, और उन क्लस्टर का हम क्या किए, इंडेक्स जनरेट किए, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग आपको दिख रही है, हियर वी कैन जनरेट इंडेक्स ऑफ द फाइल। अब हम अलग अलग क्लस्टर की इंडेक्स करेंगे। यहाँ हम की किसी को नहीं दे सकते, हम नॉन की बात करते हैं। इसलिए जो क्लस्टरिंग इंडेक्स होता है वो हमेशा याद रखिएगा, मतलब हैंस टू क्रिएट सच काइंड ऑफ इंडेक्स फाइल्स फील्ड शुड बी नॉन की एट्रीब्यूट्स। जो फील्ड्स होंगे उनको हम की में नहीं लाएंगे, उनको कैसे बनाना है, नॉन की एट्रीब्यूट्स which are in ordered form so as to form cluster easily। जिसको हम ऑर्डर करेंगे, एक ऑर्डर में लिखा जाएगा और उसको फिर हम इजीली क्लस्टरिंग में ला सकते हैं। और फिर एक फाइनल लास्ट में हम क्या करेंगे, उनकी इंडेक्सिंग करेंगे। की जैसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं रहता है। तो आंसर क्या आने वाला है, नॉन की एंड ऑर्डरिंग, जो कि है हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो थे दिसंबर 2018 के, जैसा कि आपने देखा। और
जो आज के क्वेश्चंस थे उसमें आप सभी को क्लियर हुए होंगे कि किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किसको हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। AI का जो प्लेलिस्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो, मतलब कंप्लीट कहने का मतलब जैसे कि मैंने बोला था 2018 से लेकर के 2022 तक के हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर PYQs को देखने वाले हैं, तो वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आप जाके सभी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि NTA ने नोटिस अनाउंस कर दिया है, जिसमें फेज़ 1 में हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, जो कि 17 जून को होने वाला है। तो आप सभी अब अपने तैयारी को और अच्छा कर लीजिए और जो क्विक रिवीजन होता है उस पर स्टार्ट कर लीजिए। तो अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।